गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर लेना। क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल है उसमें कोन शेप का सेल नहीं होगा, वो क्यूब शेप का होगा। ठीक है, इट वाज ऑब्वियस बट मुझे लगा कि हो सकता हो चेंजेस कुछ हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं, क्यूबॉइड के शेप के भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ स्ट्रक्चरल व्यू है, कैसे ये दिखते हैं इनके बारे में इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है। जैसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर टिश्यूज़। कलमनर टिश्यूज़ जो थे उसमें सिलिएटेड मतलब ये होता है कि जिसमें हेयर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हो। अगर आप इस पर्टिकुलर सेल को देख पा रहे हो तो इसमें एक ऊपर जो है, ऊपर के साइड में, ऊपर के सरफेस पे बिल्कुल हल्के हल्के से आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे। तो सिलेटेड का मतलब वही होता है, और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फेक। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड के का मतलब होता है एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, ठीक है, उसके ऊपर तीसरा लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर। इसी तरह के लेयरिंग्स ऑफ सेल्स अगर होती है, टिश्यूज़ होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो आई होप स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर टिश्यूज़ के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। स्ट्रेटिफाइड और सिलिएटेड ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर इस तरह के टर्म्स आपको और कहीं पे दिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको एक मोटा मोटी आइडिया आपको लग जाएगा कि इसका मतलब कहना क्या चाह रहा होगा। फिर जब आप उसके बारे में डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो दिया हुआ है उसमें देखो, इसको नीचे से पहले हम नीचे से देखते हैं। देखो, एपिथेलियल में सिंपल स्क्वेमस है, उसके नीचे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। तो सिंपल स्क्वेमस एक लेयर था ऑफ टिश्यूज़, और नीचे वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जिनको स्ट्रेटिफाइड बोल दिया जाता है। क्यूबॉइडल में क्यूबॉइड के शेप का है सारा, लेकिन ये सिंगल लेयर है। जब एक से ज़्यादा लेयर हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर तो उसको स्ट्रेटिफाइड हम बोल देते हैं। वैसे ही कलमनर में भी, कलमनर में क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड हमें दिख नहीं रहा है तो हमें चूँकि एक ही फार्मूला एक तरीके से बनाना होता है जो सभी के लिए कॉमन हो, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड तो हम नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोल देते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड तो नहीं है लेकिन एक फॉल्स स्ट्रेटिफाइड हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रांजिशनल मतलब जिसमें दो एक से ज़्यादा तरह के मिक्सड हो आपस में। तो आई होप यही चीज़ अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया हो तो बाकी सारे भी ऐसे ही समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे यहाँ सिंपल स्क्वेमस हुआ, स्ट्रेटिफाइड कलमनर मतलब एक के ऊपर दूसरा लेयर ऐसे जमा हुआ होगा तो वो स्ट्रेटिफाइड हो गया। फिर सिंपल कलमनर, यहाँ पे स्यूडो कलमनर नहीं दिया हुआ है। वैसे अगर अगर ये सिंगल ही लेयर इसी के जैसा दिख रहा होता, जैसे ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड वाला भी वैसे ही दिख रहा होता, तो हम इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोल देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर्स हैं स्ट्रेटिफाइड के, कलमनर के, तो हम इसको यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटिफाइड बोल सकते हैं। ठीक है, फिर द बेसिक्स ऑफ अ ब्लॉक्ड ग्लैंड। तो ब्लॉक्ड ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें सरफेस एपिथेलियम दिखा दिया है, फिर डीप एपिथेलियम, फिर द ग्लैंडुलर सेल्स, फिर ग्लैंड सीक्रेशन एक्युमुलेटिंग। तो यहाँ से सीक्रेशन होता है, इस पर्टिकुलर सैक में से ही सारा कुछ सीक्रेट होता है, जो भी जिस भी तरह के ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अगर पैंक्रियाटिक जूस वगैरह निकल रहा है तो वो उसके लिए अलग ग्लैंड होता है। फिर उसके बाद आपका लिवर के पास में जो ग्लैंड होता है वो, उसका अपना अलग काम है। तो जो जो भी अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, सभी ग्लैंड्स का अपना अलग अलग काम होता है, वो अपना अपना जो सीक्रेशन उनका होता है वो करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। स्यूडो का मतलब आपको पता था पहले से, स्ट्रेटिफाइड का मतलब समझ में आ गया, और सिलिएटेड समझ में आ गया। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक लेयर के ऊपर जब मल्टीपल लेयरिंग्स को जो है स्ट्रेटिफाइड बोल देते हैं, और सिलिएटेड मतलब जहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा छोटे प्रोजेक्शंस हैं। अब इसी केस में देख लो, ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही इसको दिखाता है, उसमें भी इतना ज़्यादा ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं कि हमें क्लियरली वो दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में कह रहा है, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी।
ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो बॉडी में मोमेंट, जो भी तरह के मोमेंट्स हैं उन मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होंगे, लंबे लंबे सेल्स होंगे, ये गोल सेल्स नहीं होंगे जैसे जनरली हम देखते थे ऐसे कुछ शेप का होता था, लेकिन ये जनरली ऐसे लंबे लंबे शेप का होगा। ऑब्वियसली न्यूक्लियस इसमें भी होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस एंड हेल्प इन मूवमेंट्स। तो जो भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, ऑब्वियसली मूवमेंट इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो पा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये भी आपको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन अगर नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मोमेंटम में प्रॉब्लम हो सकता था या फिर मोमेंटम पॉसिबल ही नहीं था। फिर मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसे मसल्स जो हमारे इच्छा के हिसाब से मूव करते हैं उनको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, और जो मसल्स हमारी इच्छा के हिसाब से मूव नहीं करते हैं, अपने आप से मूव करते हैं, उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स में कौन से आएंगे? जब हमारे हाथ के मसल्स हैं, हम जब चाहें तब अपने हाथ को जहाँ चाहें उधर घुमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर हार्ट है, हार्ट पंप कर रहा है, उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया फिर दोबारा हम कंट्रोल करने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, आपको ये चीज़ समझना होगा कि मतलब ये तो वैसे पता था आपको पहले से, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स दो तरह के मसल्स होते हैं। मसल्स में जो मोमेंटम होता है या मूवमेंट होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसके पीछे जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोटीन का क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। बहुत ही ईजी नाम है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर आता है स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मतलब क्या होता है? स्ट्राइटेड मतलब होता है लाइनिंग्स, डिफरेंट पैरेलल लाइंस होते हैं जो बहुत थिन लाइनिंग्स होती हैं, उनको स्ट्राइट मतलब होता है यही। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो काफ़ी पतले पतले हैं, तो स्ट्राइटेड मसल्स उसी से बना हुआ है न। दे आर वॉलंटरी मसल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशंस। तो स्ट्राइटेड जो मसल्स होते हैं इसमें लाइट और डार्क दोनों तरह के आपको स्ट्राइएशंस मिल सकते हैं, दोनों तरह के लाइनिंग्स मिल सकते हैं। कुछ ऐसे लाइनिंग्स होंगे जो बहुत ज़्यादा डार्क होंगे और कुछ ऐसे लाइनिंग्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा हल्के कलर के होंगे। द सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके जो सेल्स होंगे वो लंबे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच टू बोन्स। इनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये बोन्स से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। तो अगर स्ट्राइटेड मसल्स का अगर किसी ने पूछ लिया कि दूसरा नाम क्या है तो आप बता सकते हो कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। दे हेल्प इन वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो जो वॉलंटरी मूवमेंट है हमारे बॉडी का, जो हमारे हाथ का हुआ, पैर का हुआ, उंगलियों का हुआ, ठीक है, ये सारे तरह के जो हमारे कंट्रोल में मूवमेंट्स हैं उसके पीछे कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, फिर अगला जो वो है सब टॉपिक है वो है अनस्ट्राइटेड मसल्स, और इनको स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। स्मूथ मसल्स क्यों बोला जाएगा? ऑब्वियसली अनस्ट्राइटेड मतलब इस तरह के मसल्स में किसी तरह की कोई लाइनिंग नहीं होगी। अगर लाइनिंग नहीं है तो ऑब्वियसली वो स्मूथ मसल कहलाएगा। दे आर इनवॉलंटरी मसल्स हैविंग नो स्ट्राइएशंस। ये जो मसल्स होते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, मतलब ये अनस्ट्राइटेड होते हैं, मतलब इसमें कोई लाइनिंग नहीं होती है, और दूसरा इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो भी मसल्स में इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है उन मसल्स में जो है ये उन मसल्स का एक पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी स्मूथ होते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड एंड आर यूनिन्यूक्लिएटेड। सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप क्या होता है? स्पिंडल शेप अगर इसकी बात करी जाए तो सेंटर में ये सर्कुलर शेप हो सकता है होता है, और जो साइड्स में जो एंड्स में होता है उधर टैपर टाइप का होता है। आप स्ट्रक्चर अगर समझना चाहो तो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का।
ऑब्वियसली ये भी इलोंगेटेड ही मसल्स हैं, और ये बीच में जो है सर्कुलर शेप होगा, ठीक है, और साइड में देखो टैपरिंग हुई है एंड्स पे, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप होता है इसको कौन सा शेप बोलते हैं? स्पिंडल शेप। और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इस तरह के जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और इसमें किसी तरह की कोई लाइनिंग नहीं होती है। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आई, एट्सेट्रा। दे हेल्प इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो जो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जहाँ जहाँ पे हो, हमारी आंखों में भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहा है, तो वहाँ पे जो आइरिस है, आइरिस का जो मसल है वो अनस्ट्राइटेड मसल ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में हमने बात करी थी पहले ही मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी कार्डियक ये वर्ड आता है या कार्डियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है, सिमिलर वर्ड अगर आता है, तो आप समझ लो कि वहाँ हार्ट के बारे में बात कर रहा होगा। तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ऑब्वियसली हार्ट जो होता है वो इनवॉलेंट्री मोमेंट होता है, हैविंग फेंट स्ट्राइएशंस। ये जो मसल्स होते हैं इसमें स्ट्राइएशंस हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हल्के हल्के स्ट्राइएशंस, उतने ज़्यादा जैसे स्ट्राइटेड मसल्स जो थे उसमें डार्क भी थे, लाइट स्ट्राइएशंस भी थे, लेकिन कार्डियक मसल्स में बिल्कुल लाइट स्ट्राइएशंस होंगे, बहुत ज़्यादा फेंट होगा, वो इतना ज़्यादा हल्का होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। द सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। इसके जो सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल शेप्ड, ब्रांच्ड होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। सिर्फ और सिर्फ अनस्ट्राइटेड मसल्स थे, ये यूनिन्यूक्लिएटेड थे, बाकी दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। मतलब ये होता है कि हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो उसके पीछे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा मसल है? कार्डियक मसल्स। ऑब्वियसली नाम सिमिलर है तो ये बहुत ज़्यादा इजी भी होगा नाम याद रखना, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ा कि स्ट्राइएशन क्या होता है, उसके बाद जो इनवॉलेंट्री मोमेंट में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वॉलेंट्री मोमेंट में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप यहाँ तक मोटा मोटी आपको आइडिया हो चुका है। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी के लिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।